हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ आसिफ जी हैं और आप लोगों का यूपीएससी मेंटोरशिप चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे। तो मेरे साथ आसिफ जी है, इनसे हम जो 30 सितंबर को बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है 69th का, उसके बारे में जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहेगा इनका, क्या रिसोर्सेज है, यही सब जानेंगे। चलिए सर, बताइए क्या आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी का पीटी धीरे धीरे देखा जा रहा है कि पहले से काफ़ी टफ होते जा रहा है। तो आप बताइए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपका। जैसे किसी भी प्रीलिम्स या किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसकी जो फंडामेंटल चीज़ है वो है उसका सिलेबस और उसके पीवाईक्यू, जी जिसके बेसिस पे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और यूँ कहें कि प्रॉपर आइडिया उसी की बेसिस पीवाईक्यू के बेसिस पे लगेगा। जी तो आप इधर विगत 5 वर्षों के प्रश्न को देखेंगे कि 67 तक में आपको जो पेपर था, जो घटना चक्र या और भी लूसेंट से एग्ज़ाम हो जाएगा। आज भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ से होंगे, जी जी लेकिन क्योंकि 68 यूपीएससी प्रीलिम्स का आपने पेपर देखा होगा तो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या होते हैं। स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो प्रॉपर एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। जैसे आप अगर ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं, तो 11th की एक बुक है पतली वाली फिजिकल ज्योग्राफी, तो वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड सो चैप्टर से पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन। और साइंस के भी क्वेश्चन उसी तरह है। अगर स्टेटमेंट में पूछा कॉन्सेप्ट में जो पहले आया करता था कि मैग्नीशियम का यश क्या है, हाँ, या क्या पानी का वाटर का पीएच मान क्या जी, है, तो ये पहले सब। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसको हिट कर सकते थे। अब आज भी आते हैं लेकिन उसकी मात्रा कम हो रही है धीरे धीरे, जी उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे। तो आप, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम किसी भी कमीशन के लिए, चाहे या वो आपको यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, तो आपको प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन बनता जा रहा है कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए। जी जी तो इसके लिए अगर कोई डीप चीज़ मुझे समझ में आती है तो वो है कि आसपास में 2-3 एक जगह बीपीएससी आपको देने हैं, तो पहले तो आप उसके विगत वर्षों के प्रश्न को आप देखें, प्रीवियस ईयर, और जो चीज़ मेंशन है उसमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। और साथ में आपको यूपीपीसी से क्वेश्चन यानी प्रीलिम्स क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको पूरा करें आप। अच्छा सर, एक और बात बताइए, जैसे पहले देखा जाता था कि बीपीएससी पीटी में इतना मतलब टफ क्वेश्चन या जो स्टेटमेंट वाइज जो आप बता रहे हैं इस टाइप का नहीं आता था, तो फिर कारण क्या है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगा। नहीं, इसकी गान समझ तो मतलब बेसिक चेयरमैन ही बता सकते हैं, लेकिन उसमें कहने का मतलब कि अब जो पैटर्न उन्होंने सेट किया है, तो हमारे पास, हम छात्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसकी तैयारी करने के। तो अगर आप साइंस ही क्वेश्चन है तो साइंस पहले क्वेश्चन हो जाएगा लगभग 14-15, लेकिन अब जो 68 में साइंस आया है वो साइंस के प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, जो डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन है सीडीएस से लेके हर एग्जाम में। तो मैं एनसीईआरटी पे स्विच करना है। साइंस के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ साइंस के लिए। एनसीईआरटी। हाँ, अभी स्टार्ट किया उस एनसीईआरटी। और एक जैसे ज़्यादातर छात्र परेशान होते 30 क्वेश्चन वहाँ से आता है कि साइंस कहाँ से करे, फैक्चुअल करे, कॉन्सेप्चुअल करे, इसमें ही वो परेशान रहते हैं। और 2-3 दिन अगर लूसेंट को देते हैं तो लूसेंट एक वक्त के साथ आने, एक से तो आप पेपर रख लेंगे चाहे घटना चले, लेकिन एक वक्त के बाद मेमोरी से वैनिश हो जाती है वो। इसलिए बेहतर है क्योंकि होल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास उस फैक्ट्स को। तो इसीलिए आप साइंस के अगर गो थ्रू 10-12 दिन लगेंगे 6 to 10 में, अगर आप उसे गो थ्रू होते हैं तो आपको प्रॉपर फायदा मिलेगा उसका। तो सर मतलब बीपीएससी पीटी के लिए ठीक है, आप लूसेंट घटना चक्र रखिए, लेकिन उसके अलावा आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू हो जाए, हाँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा से बने, तब जाके हम फैक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ भी स्पष्ट होगा। आप उसको होल्ड, फैक्ट तभी रहता है, ऐसे बहुत मेहनत लगता है, फैक्ट तभी रहता है जब कॉन्सेप्ट उसको होल्ड, कॉन्सेप्ट के पास में होल्ड करने की क्षमता होती है। कॉन्सेप्ट से अगर आप क्लियर रहेगा तो आप उसे होल्ड कर पाएंगे। अगर वो मतलब कि एट टाइम्स अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप उसको किसी तरह से समझ के एलिमिनेट करके समझ पाएंगे। और सर हिस्ट्री में भी देखा जाता है कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहता ही है,
उसके लिए आप क्या रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं? उसके मॉडर्न में देखा गया है कि मॉडर्न में लगभग 50% रहता है, फिर एंशियंट का, मॉडर्न मिडिएवल का। इस बार मिडिएवल का ज़्यादा क्वेश्चन था, तो उसके लिए आप क्या प्रेफर कर रहे हैं? उसके लिए आपको जो स्पेक्ट्रम एक पुस्तक है उसको प्रेफर करना चाहिए। जी जी। और सेक्शन, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप वही क्या, क्वेश्चन के एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन के एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन देखेंगे कि जिस वक्त, जैसे मैंने PYQ पे आपको इन्फेसिस किया, तो PYQ में आपको देखेंगे कि 10-20 थीम चुन लीजिए। जैसे आपको हमेशा पूछता है हर एग्ज़ाम में कि बृहदेश्वर टेम्पल जो तमिलनाडु में, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, उसको किसने निर्माण किया था। तो उसको आप देखेंगे कि राजराज प्रथम है जो चोल किंगडम से बोलता है। तो आप ये कब से पूछ रहा है ये चीज़। लेकिन आपको अगर 11th की फाइन आर्ट की NCERT बुक है, अगर आप उसमें डीप घुसेंगे, मतलब उसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इसलिए पूछा जाता है। इसके सिग्निफिकेंस ये है कि आपको इंडिया में इट इज़ द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल इंडियन टेम्पल। जितने भी मंदिरें हैं सब में सबसे बड़ा और सबसे लंबा टेम्पल ये बृहदेश्वर टेम्पल ही है, इसीलिए इसको पूछ रहा है। तो इस तरह से अगर PYQ देखेंगे तो 10-20 जो मोर इम्पोर्टेंट थीम है, वहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार करेंगे। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग पढ़ना क्या है, ये जो दुविधा में बच्चे फंसे जाते हैं, इस बात को समझने में हम लोग को भी वक्त लगा समझने में कि ये दुविधा से निकल जाएंगे अगर वो प्रॉपर PYQ का एनालिसिस करेंगे। तब मेन थीम दूसरे निकालेंगे, और जो सिलेबस मेंशन है कोर्स उसको तो करना ही है आपको। जी सर। तो और जैसे बिहार स्पेशल भी आता है कोई क्वेश्चन, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कोई भी एक पुस्तक आप लें, और जैसे बिहार ग्राउंड कोई लोग प्रेफर करेंगे, कुछ लोग इम्तियाज़ अहमद प्रेफर करेंगे, एक पुस्तक प्रेफर करें और उसके साथ आप उसको अटैच करके पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए यहाँ से भी लगभग 40 क्वेश्चन रहता है। हाँ, 30 पिछला बार तो करेंट अफेयर्स का मतलब जो स्टैंडर्ड था वो अलग ही था। जैसे करेंट अफेयर तो आप अगर देखिए, मतलब कि ऑन अ डेली बेसिस आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ठीक है, कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हो, लेकिन एक एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक एग्जाम देना है, तो आपको स्टडी एडिटोरियल एक अच्छा सोर्स हो सकता है। जो दिल्ली में रहते छात्र हैं, तो अगर उनके पास घटना सार एक UP पब्लिकेशन की पुस्तक है, तो उसका जो जिस्ट में ही है, जो समरी होता है 5-10 पेज का, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व वहीं से रहते हैं, डायरेक्ट एज इट इज। जैसे अभी जुडिशरी का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा कि कौन ऐसा राज्य है जिसमें रोबोटिक्स की हेल्प से मैन होल साफ करने का उसको मतलब स्टेटस किया। हाँ नहीं, स्टेटस नहीं मिला, मैन होल साफ करने का एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया रोबोटिक्स की मदद से, तो केरला खान सर। तो जिस्ट में एज इट इज दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन आप कहीं के सवाल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा। और सर जैसे BPSC के लिए आप अभी तो टाइम भी कम है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है? टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस बस ये नहीं होता है कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। टेस्ट सीरीज आपके माइंड उस वक्त कैसे काम करता है क्वेश्चन सॉल्विंग द पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो उस आइडिया को देखने के लिए आप किसी क्वेश्चन को मारते हैं कैसे, किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, और फिर उस वक्त कैसा दिमाग फंक्शन है, क्योंकि जो आप टेस्ट से देखेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन जो मेथडोलॉजी है, आपके कार्य प्रणाली है आपका, तो उसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने से बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ऑफकोर्स, और आपको खुद को जांचने के लिए कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त में किस तरीके का माइंड अप्लाई करते हैं आप। इसलिए टेस्ट सीरीज बिना टेस्ट सीरीज एग्जाम देना मुझे लगता है कि ये बहुत रिस्की होगा करने वाले करते हैं, लेकिन अच्छा, दिस विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन। तो सर अभी जैसे 30 सितंबर को होने वाला है, तो अभी लगभग 100 दिन 110 डेज है, तो इसमें क्या ओनली प्री पढ़ा जाए या प्री मेंस को साथ में लेकर चले जाए? प्री का मेंस तो पढ़ना जो है, लेकिन जिनके लिए प्रीलिम्स एक बाधक बन चुका है, तो एक स्टैंडर्ड पुस्तक को पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की कोई स्पेसिफिक सिर्फ वन लाइनर ही पढ़ेंगे आप। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि what are the main reason behind the formation of Indian National Congress। ये मेंस में भी काम आएगा, आप पॉइंट वहाँ से निकाल सकते हो। तो आप एक अच्छी पुस्तक को जरूर पढ़ें, लेकिन किसी तरह शॉर्ट नोट्स के चक्कर में ना दें अभी से ही। और लास्ट के 1 महीना है वो प्रॉपर प्री मोड में चल जाए, 2 महीने एटलीस्ट। अभी जुलाई स्टार्ट होने वाला है,
तो यानी सर अभी जून जुलाई जो भी है इसमें मेंस मतलब Pre 80% और प्री 20%। नो, मैं ये कह रहा हूँ जिनके लिए पीटी एक बाधक हो चुका है वो अभी से वो PT 60-40 का रेशियो लेके चले, जी 60 मेंस 40 और आपको साथ में कंप्लीट होता रहेगा। आफ्टर जुलाई के बाद ओनली प्री। हाँ, अगस्त सितंबर तो प्रॉपर पीटी का देना है, चाहे आप जो भी एक अपना, इसके बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे आगे। जी सर बिल्कुल। बस ये चीज़। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। इसी तरह आप आइए, बीपीएससी के बारे में कुछ बताते रहिए। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी सर। कि जो छात्र जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग आधा कुछ वक्त तो ऐसे निकल जाता है कि प्रॉपर डायरेक्शन ना कुछ होने गाइडेंस नहीं मिल गाइडेंस पाता, ना मिल जिसके पाता, कारण टाइम टेकिंग हो जाता है। जी लेकिन सर। इस बात को जो हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं उनके लिए हम लोग ज़रूर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसी जी। एक मोटिव से कि हम लोग उसको धीरे धीरे जो चीज़ गलतियाँ और सीनियर लोगों से हुई हैं उनको एक स्मूथन करके एक तरीका बताएं और ग्रेजुअली वो चीज़ उनको बेनिफिट देगा। राइट। ठीक है सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। ठीक है दोस्तों,